आप सभी को नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य में रीतिकाल विषय पर चर्चा करेंगे। अध्ययन की दृष्टि से हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया गया है और लगभग 1000 साल के इतिहास को हिंदी साहित्य के काल विभाजन में निम्नानुसार विभाजित किया जाता है। जो सर्वमान्य काल विभाजन है वो इस प्रकार से है। सर्वप्रथम आदिकाल। आदिकाल का जो समय है वो संवत 1050 से 1375। दूसरा भक्तिकाल। भक्तिकाल का जो समय है वो संवत 1375 से 1700। इसी प्रकार जो रीतिकाल है, रीतिकाल का जो समय है वो संवत 1700 से 1900। और आधुनिक काल का जो समय है वो संवत 1900 से वर्तमान तक। इस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया गया है। अब हम चर्चा करते हैं रीतिकाल की। तो रीतिकाल का जो समय संवत 1700 से 1900 तक का है, इसमें जो रीति शब्द है उस पर हम चर्चा करते हैं कि जो रीति का अर्थ क्या है। आप देखिए 9वीं शताब्दी में एक आचार्य हुए वामन। वामन ने अपना ग्रंथ लिखा काव्यालंकार सूत्र। इसमें वो कहते हैं कि रीतिरात्मा काव्यास्य, अर्थात रीति काव्य की आत्मा है। वे कहते हैं कि विशिष्ट पदरचना रीति, अर्थात विशेष प्रकार की पदरचना ही रीति है। तो इस प्रकार, लेकिन हिंदी में रीति शब्द का प्रयोग इस अर्थ में नहीं हुआ है। यहाँ रीति ग्रंथ का तात्पर्य काव्यांग निरूपण करने वाले लक्षण ग्रंथों से लिया गया है, जिन ग्रंथों में अलंकार, रस, ध्वनि, शब्द शक्ति, नायिका भेद आदि काव्य तत्वों का निरूपण लक्षण उदाहरण शैली में किया गया है, उन्हें रीति ग्रंथ कहा गया। इन रीति ग्रंथों को लक्षण ग्रंथ भी कहा गया है। तो मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि वह काव्य जो अलंकार, गुण, रस, ध्वनि, वक्रोक्ति, नायिका भेद आदि की शास्त्रीय प्रणाली के आधार पर लिखा गया है, वह रीति काव्य है। और ये जो परंपरा है, इस प्रकार की काव्य परंपरा, वह बहुत पुरानी रही है और संस्कृत साहित्य में इस प्रकार के साहित्य की सर्जना विपुल मात्रा में हुई है और हिंदी को ये परंपरा संस्कृत से ही प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार जो रीतिकाल है वो रीतिकाल के नामकरण को लेकर भी विवाद है। वैसे जितना आदिकाल की तरह ये विवादास्पद नहीं है, लेकिन अनेक विद्वानों ने इस काल को विभिन्न नामों से अभिहित किया है। अब आप देखिए कि जो अलंकृत काल है, रीतिकाल का जो नामकरण मिश्र बंधु ने अपनी पुस्तक में अलंकृत काल नाम दिया है। वे कहते हैं कि अलंकरण की प्रवृत्ति संपूर्ण रीतिकालीन कविता में देखने को मिलती है, इसे अलंकृत काल कहा जा सकता है। लेकिन अन्य विद्वान इसे अस्वीकार करते हैं और वो कहते हैं कि एकमात्र अलंकृत की प्रवृत्ति से इस काल का नाम अलंकृत काल नहीं किया जा सकता। दूसरी देखिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसे श्रृंगार काल कहते हैं और वो कहते हैं कि रीतिकाल की जो प्रमुख चिंता है वो श्रृंगार निरूपण की है। तो रीतिकाल की जो प्रधान प्रवृत्ति है वो श्रृंगार निरूपण की है। पर अन्य जो विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि श्रृंगार निरूपण तो मुख्य चिंता है, किंतु अगर श्रृंगार काल इसको कहा जाएगा तो इस काल में जो भक्ति, नीति और अन्य वीर इत्यादि जो प्रवृत्तियां हैं उन पर जो कविता लिखी गई वो उपेक्षित हो जाएगी, इसलिए इसे श्रृंगार काल भी नहीं कहा जा सकता। तो अन्य विद्वान इसे सर्वमान्य रूप से अस्वीकार कर देते हैं। दूसरा देखिए कलाकाल। रमाशंकर शुक्ल रसाल कहते हैं कि ये कलाकाल है। तो कलाकाल लगभग ऐसा लगता है कि जैसे ये मिश्र बंधुओं के अलंकृत काल से ही मिलता जुलता नाम है, कि कलाकाल और अलंकृत काल एक जैसा ही लगता है। और वो भी यही कहते हैं कि इसमें कला की प्रवृत्ति, अभिव्यक्ति में अलंकरण की प्रवृत्ति अत्यधिक मिलती है, इसलिए इसे कलाकाल कहा जाना चाहिए। अब अंतिम है रीतिकाल। तो रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे नाम दिया रीतिकाल और उनके अनुसार इस काल में रीति तत्व की प्रधानता को ध्यान में रखते हुए
इसका नामकरण रीतिकाल किया गया। इस काल के अधिकांश कवियों ने आचार्यत्व का निर्वाह करते हुए लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रीति ग्रंथों की रचना की, जिनमें चाहे वो अलंकार, रस, नायिका भेद आदि काव्यांगों की विस्तृत विवेचना भी की है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि रीति ग्रंथों की प्रचुरता के कारण ही इस काल में रीति तत्व की प्रधानता परिलक्षित होती है, और इसी कारण इस काल का नाम हम रीतिकाल रख सकते हैं। और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो नामकरण रीतिकाल है, इस हिंदी साहित्य के काल विभाजन का नाम रीतिकाल, वो लगभग सभी विद्वानों ने सर्वमान्य रूप से इसे स्वीकार कर लिया है। तो ये रीतिकाल के नाम से ही अभिहित किया जाता है। अब हम आगे बात करते हैं रीतिकाल की काव्य धाराओं की। अब आप देखिए, रीतिकाल जो है वो विविध काव्य धाराएँ यहाँ प्रचलित थी। तो पहली है रीतिबद्ध कवि, यानी रीतिबद्ध काव्य धारा। तो जो रीतिबद्ध काव्य धारा क्या होती है, आप देखिए, जो जिसके मुख्य कवि केशवदास हैं, चिंतामणि हैं, मतीराम हैं, देव और पद्माकर इत्यादि हैं। तो रीतिबद्ध जो काव्य धारा थी, इसमें वे कवि, मतलब रीतिकाल के वे कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर काव्यांगों का लक्षण एवं उदाहरण देते हुए रीति ग्रंथों की रचना की, वे क्या कहलाए? रीतिबद्ध कवि कहलाए। और ये कवि कहाँ रहते? राज्याश्रय में इन्हें संरक्षण मिला। और ऐसे एक दो नहीं, सैकड़ों कवि थे जिन्हें राज्याश्रय मिला हुआ था, और वो रीतिबद्ध कविता का सृजन कर रहे थे। इसी पर श्रृंगार रस निरूपण कवियों में, जैसे इन कवियों में जैसे अभी मैंने चर्चा की थी, केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, देव और पद्माकर इत्यादि कवि माने जाते हैं। अब इस काव्यधारा की दूसरी जो काव्यधारा है वो है रीतिकाल काव्यधारा की दूसरी काव्यधारा रीति सिद्ध कवि। तो ये जो रीति सिद्ध काव्य है, ये रीति सिद्ध कवियों के वर्ग में उन कवियों को लिया जा सकता है जिन्होंने कोई रीति ग्रंथ तो नहीं लिखे, फिर भी रीति की उन्हें जानकारी थी, जिनका उपयोग वे अपने काव्य ग्रंथों की रचनाओं में करते हैं। ये रीति में पारंगत या सिद्ध कवि थे, इसलिए उन्हें रीति सिद्ध कवि कहा गया। और इस वर्ग का प्रमुख रूप से प्रतिनिधित्व करने वाले हैं बिहारी कवि। इसी प्रकार हम बात करते हैं रीति मुक्त कवि। तो रीति मुक्त कवियों में जैसे नाम आते हैं घनानंद, बोदा, ठाकुर, आलम। तो रीति मुक्त कवि वे कवि माने जाते हैं जो रीति के बंधन से पूर्णतः मुक्त थे, वे रीति मुक्त कवि कहलाए। उन्होंने न तो लक्षण ग्रंथ लिखे और न ही रीति की जानकारी का उपयोग अपने काव्य में किया, फिर भी इन कवियों ने हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों से काव्य का सृजन किया, इसीलिए इनको रीति मुक्त काव्यधारा के कवि माना गया। इनमें घनानंद का मुख्य रूप से हम बात कर सकते हैं। रीति के बंधन से जो पूर्णतः मुक्त थे, और रीति के बंधन से मुक्त होने के कारण ही इन्हें रीति मुक्त कवि कहा गया। तो इस प्रकार हम मानते हैं कि स्वीकार करते हैं कि रीतिकाल की जो काव्यधारा हैं उनमें रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति सिद्ध काव्यधारा और रीति मुक्त काव्यधारा मानी जाती है। तो नेक्स्ट आगे हम रीतिकाल की प्रवृत्तियों और अन्य रीतिकाल के प्रमुख कवियों के ऊपर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।